नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र, यानी फ्रांस के अंदर राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ, राजतंत्र की समाप्ति कैसे हुई और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। आज इन दो बिंदुओं पर अपने चर्चा करेंगे। यानी फ्रांस के अंदर राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। अब क्या था, राजतंत्र के उन्मूलन के बाद पे वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, लुई जो 16वां था उसने क्या है, वहाँ पे जो संविधान था उस पे हस्ताक्षर कर दिए। उस संविधान को, जो फ्रांस का संविधान तैयार हुआ, उस संविधान को लुई 16वें ने मान लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। एक तरफ क्या था, जो पर्सा का शासक था, ठीक है, उससे क्या है, उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी जो इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा था, क्रांतियां हो रही थी, विरोध हो रहा था, ठीक है, इसकी चर्चाएं भी पूरे जो प्रदेश के शासक थे उनमें क्या है, चर्चा का विषय थे। उस बात को लेकर वो जो पड़ोसी देशों के जो शासक थे वो भी क्या थे, चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली कि जो घटनाएं लगातार घटित हो रही थी फ्रांस में, इसलिए जो पड़ोसी जो शासक थे उन्होंने क्या है, 1789 के अंदर क्या है, अपनी जो सेनाएं थी वो फ्रांस में भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी अप्रैल 1792 ईस्वी में, अप्रैल 1792 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, पर्सा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा हो गई, युद्ध की घोषणा हो गई। और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, राजतंत्र का विरोध था। और उनमें कवि रोजेट दी लाइल, फ्रांसीसी कवि था, रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहले बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यानी उसने रोजेट दी लाइल द्वारा लिखा हुआ मार्सिले गीत था, जो कि देशभक्ति गीत था। और जो स्वयंसेवी सेना थी, ठीक है, जो वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करना चाहती थी, आज़ादी दिलाना चाहती थी, उन्होंने इस गीत को गाया और वो वहाँ से प्रस्थान हुए। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है, राष्ट्रगान है। फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है, मार्सिले, राष्ट्रगान मार्सिले, जो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए सर्वप्रथम स्वयंसेवी सेना थी उसके द्वारा गाया गया था। इसे लिखा किसने था, रोजेट दी लाइल द्वारा लिखा गया था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। यानी जो क्रांतिकारी युद्ध हुए, ठीक है, जो राजतंत्र का वहां पे विरोध हुआ, उससे क्या है, वहां काफी आर्थिक नुकसान हुआ। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई, क्योंकि पुरुष तो क्या है, आजादी की लड़ाई में चल पड़े, औरतें थी, उन पे क्या है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जो 1791 में क्या था, वहाँ पे संविधान जो लागू हुआ था, उससे जहाँ वो अमीर जो वर्ग थे उनको ही कुछ अधिकार मिले थे, जिसका क्या है, वहाँ पे जो निम्न वर्ग था वो विरोध कर रहे थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस कर रहे थे।
इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। एक तो कौन था क्लब था, जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब। इसके द्वारा क्या है, विरोध हो रहा था। इसी पूरी अवधि में, इसी समय में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, अलग अलग संगठन बना के वो विरोध करने लगी। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के क्रम समृद्ध हिस्से से आते थे। अब जैकोबिन जो क्लब था उसमें कौन कौन थे, फ्रांस के जो दुकानदार थे, कारीगर थे, जूता बनाने वाले थे, जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज, नौकर, दिहाड़ी मजदूरी, यानी ये लोग थे। यानी जैकोबिन जो क्लब था, जैकोबिन जो क्लब था उसके अंदर दुकानदार थे, कारीगर थे, जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज थे, नौकर थे, दिहाड़ी मजदूर, ये लोग जो इस क्लब के द्वारा, इस संगठन के द्वारा क्या है, फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र था, फ्रांसीसी सरकार की जो नीतियां थी उसका विरोध करने पर अड़े हुए थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये इनका नेता था। इसकी अगुवाई में ये लोग क्या है, वहां पे संघर्ष कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। जैकोबिन एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून, इनका एक प्रतीक था, कपड़ा था धारीदार लंबी पतलून जो पहन रखी थी। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, यानी जो फैशन परस्त वर्ग था उनके खिलाफ ऐसा वस्त्र धारण किया। और खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, दूसरा जो इनका कपड़ा था घुटने तक पहना जाता था, ब्रीचेस घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया गया था। जो अमीर वर्ग थे वो ब्रीचेस पहनते थे और इन्होंने क्या है, धारीदार लंबी पतलून है जो पहन रखी थी। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान करने का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, सो कुलात, यानी इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली, ठीक है, पतलून के जरिए। बिना घुटने वाले सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। कैसी टोपी थी इनकी, लाल रंग की टोपी थी, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ये लोग आजादी चाहते थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी, जो राजा का परिवार था उसको जेल में डालने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया। इनके आंदोलन को देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे पास संपत्ति हो न हो, सभी को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसका नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। यानी फ्रांस के अंदर क्या है, 1792 ईस्वी में क्या है, राजतंत्र का अंत हो गया और वहां पे नई असेंबली, ठीक है, कन्वेंशन का निर्माण हो गया। और गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव क्या करती थी, अब क्या है, वहां पे गणतंत्र की स्थापना हो गई, जहां पे क्या है, उसका चुनाव जो जनता करती थी, चुनाव कौन करती थी, जनता करने लगी। फ्रांस को एक गणतंत्रीय घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत नहीं होता। जो राजतंत्र था वो वंशानुगत के अनुसार चलता था, राजशाही था, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, जो प्रमुख होता था, जो राजा होता था, ठीक है, उसका चुनाव क्या है, जनता करती थी। गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि फ्रांस के अंदर
किस प्रकार राजतंत्र की समाप्ति हुई और कैसे वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। जैकोबिन जो क्लब था उसके द्वारा आज़ादी का संघर्ष हुआ और वहाँ जो लुई 16वां जो शासक था, जो कि तानाशाही था, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, उसने अमीरों को विशेषाधिकार दे रखे थे, जबकि जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको क्या है, उनको मत का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फ्रांस में क्या है, गणतंत्र की स्थापना करवाने में अहम भूमिका रही। अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ, इसके बाद में आतंक का राज यानी भय भरा राज, सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग, फिर भी लोगों में क्या था, भय था। यानी आतंक राज का जो समय था, गणतंत्र की स्थापना के बाद जो समय था 1793 से लेकर 1794 तक का जो समय था वो क्या था, भयग्रस्त था। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। किसको किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, दो ही वर्ग थे जिनको विशेष अधिकार थे। एक तो कुलीन था और दूसरे कौन थे फ्रांस में, पादरी, जो गणतंत्र के विरोधी थे, राजतंत्र के पक्षधर थे और गणतंत्र के ये लोग विरोधी थे। तो इनको कैसे नियंत्रण में किया जाए, ठीक है, और किस प्रकार इन लोगों को दंडित किया जाए, इसकी नीति रोबेस्पियर ने बनाई। राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम अलग कर देता। यानी गिलोटिन क्या होता है, फ्रांस के अंदर दो खंभों के बीच में, ठीक है, लटकते और लटकाने वाली मशीन होती है, दो खंभे होते हैं, बीच में मशीन होती है, उस पर क्या है, व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, लटका दिया जाता है, जिस पर अगर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गिलोटिन पड़ गया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर एक मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया कि किसान क्या है, अपना जो तय कीमत है उसके द्वारा क्या है, जो माल है वो बेच सकते हैं। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर, महाशय, मादम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक, फ्रांस के नागरिक की उपाधि देने लगी। नागरिका नाम से जाना, महिलाओं को नागरिका और पुरुषों को नागरिक कहा जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उन्हें भवनों को बैरक व दफ्तर बना दिए, सरकारी जो दफ्तर थे वो बना दिए गए। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार फ्रांस के अंदर क्या हुआ, राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, राजतंत्र की समाप्ति हुई और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चों, हमने आज समझा कि राजतंत्र की जो समाप्ति है वो फ्रांस में किस प्रकार हुई और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, रोबेस्पियर के नेतृत्व में, ठीक है, जैकोबिन क्लब के द्वारा, ठीक है, वहाँ के जो पादरी वर्ग थे, वहाँ के जो कुलीन वर्ग थे, उन लोगों का, वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, उसका प्रतिरोध कैसे किया, विरोध कैसे किया, कैसे संघर्ष हुआ, इन सब बातों को आज हमने जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।